This meeting is being recorded. चलो ध्यान दो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को क्लियरली? स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, आपके टर्म 2 का पहला चैप्टर जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले जो 2 चैप्टर्स हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा? मैटर के बारे में पढ़ा, इनके स्टेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। और फिर इनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जाना। और ये सारी बातें जब हम लोग जान रहे थे तो एक बात जो बार बार हम लोग यूज कर रहे थे वो था पार्टिकल्स ऑफ मैटर। शायद आपको याद हो, हम लोग बार बार इस टर्म का यूज करते थे, है ना? जब भी कोई बात आती थी तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉलिड के बारे में आप डिफाइन करते थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड वाले में पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर समहाउ फार फ्रॉम ईच अदर। गैसेज में जाते थे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग काफी ज्यादा पार्टिकल्स पार्टिकल्स खेल रहे थे। अब वक्त आ गया है कि आप इस बात को समझें कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम लोग बोल रहे थे बार बार, ये कुछ और नहीं बल्कि एटम। ठीक है, और ये बात पता कैसे चली, किसने बताया भाई पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो है वो एटम है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वक्त में थोड़ा पीछे, और ज्यादा नहीं, हम लोग चलेंगे बस 500 बीसी तक। ठीक है, तो 500 बीसी और आज के वक्त में कितना अंतर है इसको कैलकुलेट करना आपको शायद हिस्ट्री में बताया गया होगा कि वक्त कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप काफी पीछे जाओगे वक्त के इस पड़ाव तक, जब आप पहुंचते हो और उस वक्त जब आप दुनिया को देखते हो तो 2 कल्चर्स हैं जो आपको काफी उभरी हुई दिखती है, काफी ज्यादा आपको ये रिच दिखती हैं। इनका कल्चरल एंड हेरिटेज जो है वो काफी ज्यादा रिच मिलता है, साइंटिफिक स्टडीज के मामले में हो, फिलोसफी के मामले में हो, या दूसरी किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट के मामले में। एक थी इंडियन, दुनिया इसको इंडियन फिलोसफी कहती है। ठीक है, हम लोग हिंदू फिलोसफी कहते हैं, है ना? दुनिया के लिए इंडिया और हिंदू एक है, तो इंडियन फिलोसफी। और दूसरी आती है ग्रीक फिलोसफी। ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों फिलोसफी जो है वो काफी ज्यादा रिच मानी जाती है। ग्रीक फिलोसफी कहाँ है मान फॉलो की जाती थी? ग्रीस में। तो लगभग 500 बीसी के आसपास इंडियन फिलोसफी में एक काफी ग्रेट फिलोसोफर थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, कन्नड़ मत पढ़ना, इसको हम क्लास में पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बच्चा लोग कन्नड़ पढ़ रहा था। तो आप इंडियन है तो इंडियन वाली ही भाषा का प्रयोग करेंगे। इनका नाम था महर्षि कणाद। 500 बीसी में इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, और उस फिलॉसफी में उन्होंने जिक्र किया कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, इंडियन फिलोसफी की बात आ रही तो डेफिनेटली हिंदी या संस्कृत का यूज किया गया होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं?
पदार्थ कहते हैं ना मैटर को। तो ऋषि कनाद ने ये बताया कि मैटर जितना भी आपको दिखता है, जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिखते हैं, जितने भी पदार्थ दिखते हैं, उन सबका जो बेसिक कंपोनेंट है, जो सबसे छोटा कंपोनेंट है, जिससे मिल के ये सारा पदार्थ बना है, वो बेसिक कंपोनेंट है परमाणु। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं एटम। ये फिलॉसफी सबसे पहले दी थी महर्षि कनाद ने। कुछ वक्त बाद, महर्षि कनाद के कुछ वक्त बाद, साउथ इंडिया के से आने वाले एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था फकुधा कात्यायन। ठीक है, नाम रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, याद हो जाएगा एग्जाम आते आते तक। ठीक है, नाम था इनका फकुधा कात्यायन। फकुधा कात्यायन आए और उन्होंने महर्षि कनाद की फिलॉसफी को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ये प्रूफ कर दिया कि नहीं भाई, किसी भी मैटर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो परमाणु ही है। साथ ही साथ इन्होंने सबसे छोटा परमाणु यानी सबसे छोटा एटम भी ढूंढा और उसका नाम उन्होंने दे दिया अणु। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये बात इंडियन फिलोसफी में दो ग्रेट फिलोसोफर्स, पहले महर्षि कनाद और दूसरे फकुदा कात्यायन, इन्होंने आकर कही। ठीक है, और जिस वक्त ये बातें चल रही थी यहाँ पे इंडियन फिलोसफी में, उसी वक्त ग्रीक कल्चर में, ग्रीक फिलोसफी में भी दो वहां के फिलोसोफर्स थे। उनका नाम था यूसिपस और डेमोक्रिटस। इन दोनों ने भी ये बताया दैट द स्मॉलेस्ट component of a matter is, इन्होंने नाम दिया एटम, और इसी नाम के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, लगभग 500 बीसी में महर्षि कनाद, फकुधा कात्यायन इंडियन फिलोसफी में, लगभग इसी वक्त पे ग्रीक फिलोसफी में ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने सेम बातें कही। दोनों ही फिलोसफी में ये बात कही गई कि जो भी सब्सटेंसेस आपको आपके आसपास दिखते हैं, जो पदार्थ आपको दिखते हैं, जो मैटर आपको दिखता है, उस सभी का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? एटम है। हिंदी या संस्कृत में उसी को परमाणु कह दिया गया। अब बच्चे एक बात को समझो कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों, आखिर क्यों ढूंढना है। तो जब तक हम लोग मैटर की बात करते हैं ना, मैटर का एग्जाम्पल ले लो, कुछ लोग एक एग्जाम्पल बताओ मुझे मैटर का। चैट कर सकते, कमेंट कर सकते हो तुम, या फिर बोल भी सकते हो, माइक एंड म्यूट हो जाएगी। बताओ मैटर का एक एग्जांपल बताओ मुझे। सर डस्ट। नहीं सुन पाए। सर डस्ट। डस्ट, ठीक है। और बताओ, दो और एग्जांपल चाहिए, दो और बच्चे बताएंगे मुझे। बोलो। देखो, अगर म्यूट करने नहीं आ रहा है ना तो कमेंट में डाल दो। ठीक है, बट आंसर दो। टेबल चेयर, हाँ ठीक है, चलो। सर चेयर। टेबल चेयर, ठीक है, ईटीसी। अब देखो, टेबल और चेयर किससे बना है? वुड से, है ना। तो वुड मैटर हुआ, टेबल एंड चेयर आर द मटेरियल। डस्ट मैटर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डस्ट किससे बना है, या ये वुड किससे बनी है ना। आप कहते हो ब्रिक्स ले लो, मान लो, है ना। तो ये ब्रिक्स किससे बना है, ये जो सवाल है। ठीक है, मतलब एक और एग्जांपल ले लो, गोल्ड।
क्वेश्चन में तुमको ये वाला एग्जांपल दिखता है गोल्ड। अब पूछा जाए कि ये गोल्ड किससे बना है भाई, आप मुझे ये बता दो। ठीक है, तो साइंटिस्ट्स के मन में ये जो क्यूरियोसिटी थी, फिलोसोफर्स के मन में ये जो क्यूरियोसिटी थी, ये क्यूरियोसिटी उनको लेके जाती थी और डीप स्टडीज थे, ठीक है, जिसके कारण वो ढूंढ पाते थे। तो ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी उनको लेके गई एटम तक, ठीक है, और एटम के बारे में ये बात पता चली, या ये कहा जाए कि पूरी दुनिया को एटम के बारे में पता चला। लेकिन देखो बच्चे, जैसे ही ये बात सामने आई, 90% दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। बट जो 10% लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो काम कर रहे थे इसके पीछे, उनके लिए अब एक नया टॉपिक मिला, उनके लिए अब एक नया सब्जेक्ट मिला, और अब वो स्टडी करने लगे। ठीक है, तो उन स्टडीज से जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, जो कि आपको जान लेना है, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है बच्चे, इसमें देखो, आप एनसीईआरटी बुक्स देखोगे ना, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉज आती हैं। पहली आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरी आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, बट आप जब साइड बुक्स पे जाते हो तो आपको एक और लॉ दिख जाती है, वो लॉ दिखती है आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो पहला दो इंपॉर्टेंट लॉ है जो एनसीईआरटी के बेस पे। जब आप इन दोनों लॉज को अच्छे से समझ जाओगे, तब हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहले वाले लॉ पे। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में अब ध्यान दो बच्चे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, पहले मैं पढ़ देता हूँ जो लॉ है उसको, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द सम ऑफ टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स must be equal to the products formed after the reaction। इसका एक और रूप है, कई सारी बुक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऐसे डिफाइन किया जाता है दैट mass can neither be created, the mass of the reactants or the products, mass of the substances can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ये बात ठीक है, रिएक्शन एटम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है, पूरा का पूरा एटम कर रहा है, इसके डिस्कशन पे हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कह देता है बच्चे, रिएक्शन कराते वक्त रिएक्टेंट्स जो आपने लिया उसका जितना टोटल मास था, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होना चाहिए। मतलब the sum of the mass of all the reactants should be equal to the sum of the mass of all the products formed, या जो रेसिड्यू बच गया उसका। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 100 ग्राम एक रिएक्टेंट लिया, 50 ग्राम दूसरे रिएक्टेंट लिया, एक 150 ग्राम हुआ, आप प्रोडक्ट में दिखा रहे हो सिर्फ 50 ग्राम प्रोडक्ट बना। ठीक है, वो करप्शन जो 100 ग्राम का है ना, वो गड़बड़ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझना होगा आपको। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इसको जरा, कि आपका कंफ्यूजन क्लियर रहे। यहाँ तक में कोई डाउट, जितना बताएं उतना। सचेतन, कोई डाउट? अच्छा, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है तुम लोग तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
तान्या, कोई डाउट? No, sir. प्रिया? No, sir. ये नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस सत्यनारायण भगवान का कथा सुन के चल जाना घर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के वक्त किसी भी सब्सटेंस के मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, ये काफी कॉमन सा एग्जाम्पल है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं हम लोग, है ना? H2+O2 इज H2O। अच्छा, अब एक तो बात समझो कि ये जो रिएक्शन हम लोग लिखते हैं ये होता है स्केलेटल फॉर्म ऑफ रिएक्शन, है ना? ये बस रिएक्शन का एक ढांचा है, ये एक्चुअल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन तब होगा जब आप इसको बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को बैलेंस करना होगा इसको। तो यहाँ देखो, 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ आगे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी क्या हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 लिखना होगा। तो अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन। तो अब ये क्या है, बैलेंस्ड है। और अब जरा हम लोग देखते हैं कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो करता है। तो अब ध्यान दो बच्चे, हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4। इसको ऐसे लिखे, 2 इंटू 1 इंटू 2, है ना? H2 के लिए 1 इंटू 2 और बाहर का 2 ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन का मास निकल जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 है तो इंटू 2 कर देते हैं। इधर आ जाओ, 2 1 इंटू 2 कर देंगे, हाइड्रोजन का हो जाएगा। और प्लस करेंगे यहाँ, चूंकि मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। अब जरा इसको देखो, कैलकुलेट करके बच्चे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यहाँ 16 2 जा 32। तो रिएक्टेंट में हमने क्या लिया था, 36 एटॉमिक यूनिट मास हमने लिया था रिएक्शन कराते वक्त। ठीक है, प्रोडक्ट कितने का बना, 2 1 जा 2 प्लस 16 18 इंटू 2 पहले से 36, है ना? तो यहाँ देख रहे हो आप, रिएक्टेंट में जितना मास था उतना ही मास प्रोडक्ट में आ गया। दैट मीन्स कि ये जो केमिकल रिएक्शन है आपका 2H2+O2 इज इक्वल टू 2H2O, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो, तुम्हारे सब्र के लिए हम मान लो एक और लिख देते हैं यहाँ पर। आपको ये रिएक्शन पता होगा आपको, ये हम लोग जानते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। काफी कॉमन सा रिएक्शन है।
ठीक है, इसको देख लो शायद समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो बच्चे, एक सोडियम प्रोडक्ट में हो गया, यहाँ भी एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक और एक, दो हाइड्रोजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो पहले से बैलेंस्ड है, एडिशनल मुझे नंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो पिछले वाले में अगर आपको डाउट हो कि जानबूझ के नंबर लगा लगा के आप बैलेंस कर दिए, तो यहाँ वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास, देखो जिनको नहीं पता है याद कर लेना, ठीक है, कल वाले क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस कर देंगे, पहले उसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, NOH का कैलकुलेट हो जाएगा ऐसे, प्लस HCl में हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम का अगेन 23, क्लोरीन का 35.5 प्लस H2 हो जाएगा 1 into 2 प्लस 16। अब सॉल्व करो, देखो 3 + 6 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 1 + 1 2 + 2 4, 35.5 + 1 हो जाएगा 36.5, टोटल करोगे 76.5 आएगा। इधर इस साइड देखते हैं, 0.5 ऐसे ही उतार दो, 5 + 3 8, अब 3 + 2 5 प्लस 2 1 जा 2 + 16 18 हो जाएगा। 0.0 लिख देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 8 + 8 16 का 6, कैरी 1, 5 + 1 6 एंड कैरी 1 जो था 7। तो आप फिर देखो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि जितना मास हमने सारे रिएक्टेंट्स को मिला के जितना मास आ रहा था, सारे प्रोडक्ट्स को मिलाने के बाद भी उतना ही मास आ रहा है। ठीक है, तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने रिएक्टेंट्स में आपने मास ज्यादा ले लिया और प्रोडक्ट्स में मास कम बना, तो भी गलत हो जाएगा। या फिर ऐसा हो रहा है कि रिएक्टेंट्स में मास कम है और प्रोडक्ट्स में मास ज्यादा है। जैसे देखो यह फास्फोरस क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है ना, तो PCl5 बनाता है। ठीक है, अब तुम सिंपली देखो, एक फास्फोरस एक क्लोरीन, एक फास्फोरस 5 क्लोरीन, ये कैसे आएगा ये समझ सकते हो? मान लो तुमने एक फास्फोरस लिया, एक क्लोरीन लिया, तो यहाँ 5 नहीं आ सकता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ तो क्लोरीन का सिर्फ 35.5 जुड़ेगा, यहाँ 35.5 × 5 हो जाएगा, तो गलती होगी ना। तो इसलिए क्या जरूरत पड़ता है हम लोग को, हमें जरूरत पड़ती है कि हम लोग इस तरीके से करके इसको बैलेंस कर, ठीक है, तब जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा और तभी केमिकल इक्वेशन सही होता है। ठीक है, पहला लॉ समझ में आ गया, दूसरा लॉ पे चले। यस नो में रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. सो जा रहा है क्या तुम लोग? चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद जो दूसरा लॉ पढ़ना है हमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंडर में, वो लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये जो लॉ है बच्चे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन अपने मैथ में पढ़ रखा है, याद है आप लोगों को तीनों को? No, sir. भूल गए? रेशियो याद है? Yes, sir. एक Yes, तो याद है, sir. बाकी को The proportion भी याद है। ठीक। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की जरूरत है, वो एलिमेंट्स हर बार एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोबारा हम वही वाला एकदम कॉमन वाला एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2 = H2O। ठीक है, मुझे पानी का फॉर्मेशन करवाना है, इसके लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना होगा। ठीक है,
मास वाली बात तो हो गई कि मास जितना हम रिएक्टेंट में लेंगे प्रोडक्ट में भी उतना ही ले होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि बाई मास जो है, मास के बेसिस पर इसका रेशियो फिक्स होगा कि कितने ग्राम हाइड्रोजन और कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है। और इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं हम लोग, डायरेक्ट यहां से करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का कितना है 1:2, बीच में दे देते हैं रेशियो का साइन। ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये हो जाएगा 2:16। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो रेशियो आएगी 1:8। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर को फॉर्मेशन के लिए, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा कितना होना चाहिए 1:8 होना चाहिए, तभी पानी बनेगा। अगर 1:8 नहीं रहा, अब 1:8 की जगह 1:7 ले लो तो नहीं बनेगा पानी, 2:9 ले लो तो भी नहीं बनेगा पानी। ठीक है, अगर वाटर का फॉर्मेशन करना है तो हर बार रेशियो कितनी होनी चाहिए 1:8 होनी चाहिए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, C+O2, CO2 जानते हैं हम लोग। अब CO2 के लिए भी देख लो रेशियो निकाल के। कार्बन जो है 6ठे नंबर का एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक मास जो मोस्ट कॉमनली हम लोग इसका यूज करते हैं वो क्या है C12, है ना। रेशियो निकालो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का हो जाएगा 16 2 जा 32, डिवाइड करो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो यहाँ क्या रेशियो आया 3:8। तो अब ये जो रेशियो ये फिक्स्ड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना है तो हर बार 3:8 के रेशियो में ही कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करना होगा। अगर गलती से मान लो किसी बार ऐसा हुआ कि 3:8 के रेशियो में रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो आज थोड़ा गड़बड़ हो गया, 3:8 की जगह आज 3:4 के रेशियो में रिएक्ट कर गया, तो देखो क्या होगा, 3:4 के रेशियो में आएगा मतलब कार्बन का 3 रहेगा, ठीक है, या 3 ग्राम कार्बन रहेगा, कुछ इस तरीके से समझ लो। ठीक है, ऐसे ऐसे ले लेते हैं इसको हम लोग, 3 कार्बन रहेगा और 4 ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, और इसको रिएक्ट कराना है, पता है क्या रिएक्ट होगा इसमें, 3:4 के रेशियो में अगर ये कंबाइन कर रहा है तो हर बार ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हर बार कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि देखो तुम कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मूला को जब करोगे ना ब्रेक, तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3:4 आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है जो हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ यही कहता है कि अगर किसी फिक्स्ड प्रोडक्ट को बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स की जरूरत है वो एलिमेंट्स हर बार एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं, और उसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करके वो फिक्स्ड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कराते हैं। H2O वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि वाटर का 1:8 है, या कंफ्यूज करता है इस तरीके से, 2:1 है, 1:2 है, 2:8 है, या फिर 1:8 है, इस तरीके से करके कंफ्यूज कर देता है। जिसमें देखो ये वाला ऑप्शन हर बार आता है, ये भी ऑप्शन हर बार आता है, ये वाला ऑप्शन तो सही है तो रहेगा, यहाँ पे कुछ डेटा चेंज करते रहते होंगे। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये नहीं है, गलत है ये। इस वाले में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये तो ऑड मैन आउट कर देता है बच्चा लोग भी, आप भी कर पाओगे। एक कंफ्यूज होता है 2:1 में, दूसरा कंफ्यूज हो जाता है 1:8 में, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लो। यहाँ देखो, जब तुम H2O को देख रहे हो यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये 2:1 जो रेशियो है ये बाई मोल है, आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले, ये रेशियो कैसे है, बाई मोल है। लेकिन आपसे पूछता क्या है, रेशियो बाई मास,
तो इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ H2O, दैट विल ऑलवेज बी 1:8। ठीक है, बाई मोल वाला आपसे 9th क्लास में नहीं पूछता, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऑप्शन दे देता है हर बार 2:1 1:2 दे के कंफ्यूज करता है। सो आई थिंक ये यहाँ तक का डाउट आपको क्लियर होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तक का। यस इसके आगे वाला हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन तुम्हारे तक भी चला गया होगा, है ना? हाँ सर बस एक मिनट, expand करते हैं।